हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा की क्लासेस में लाइव में आपका स्वागत है। आज हम हमारी जो क्लास 8 का जो लेक्चर नंबर 11 है, फोर्स एंड प्रेशर, उसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स कि जो फोर्स है उसका यूनिट क्या होता है, उसका इकाई क्या होता है, उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और ये हमारी बुक है, उसमें पेज नंबर 188 पर है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। यू नीड ए वेरी स्मॉल फोर्स टू लिफ्ट योर नोटबुक। वेल नोन है, सबको पता है कि अगर आप अपनी नोटबुक को उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत थोड़े से बल की आवश्यकता होती है कि आप आसानी से अपनी जो नोटबुक है उसको उठा सकते हैं। However, you need a exert more force to lift your full school bag. लेकिन अगर हम लोग उसका आपका नोटबुक है, अगर उस नोटबुक को कंपेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? लिटिल फोर्स चाहिए। लेकिन अगर आप अपना स्कूल बैग उठाना चाहते हैं, फुल स्कूल बैग है, अगर आप उसको उठाएंगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो आपकी नोटबुक तो क्या एक ही नोटबुक थी, सिंगल नोटबुक थी, और ऐसे वेट कम था, उसका भार कम था, तो आसानी से आप उसको उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा स्कूल बैग उठाना है एक साथ तो आपको उसके लिए ज्यादा बल लगाने की आवश्यकता होगी। बट इन दीज केसेस वी कैन नॉट यूज टर्म्स ए स्मॉल फोर्स और ए बिग फोर्स और ए वेरी बिग फोर्स ईटीसी फॉर डिस्क्राइबिंग द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट। लेकिन अब यहां पे किसी वस्तु को उठाने के लिए हम लोग ऐसे लिटिल फोर्स, मोर फोर्स एंड वेरी मोर फोर्स, ये वर्ड्स हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। Thus some unit of is required to describe small और big forces। अब ये जो स्मॉल फोर्स है, बिग फोर्स है, हमें उसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ यूनिट्स की आवश्यकता होती है, कुछ इकाई की आवश्यकता होती है। हमें जो फोर्स है उसको डिस्क्राइब करना है, जो बल है उसके बारे में बताना है, तो हमें उसके लिए यूनिट चाहिए, उसकी इकाई है, उसकी आवश्यकता होती है। The unit commonly used for measuring the force is called kilogram force। और यहां पर देखिए जो फोर्स है उसके लिए जो यूनिट यूज काम में ली जाती है, यूनिट ऑफ फोर्स हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है आपका किलोग्राम। इसने कहा कि हम लोग जो फोर्स के जो यूनिट काम में लेते हैं वो आपका किलोग्राम फोर्स होता है। इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू वर्टिकली लिफ्ट ए बॉडी हैविंग ऑफ 1 kg। अगर आपके पास देखिए कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, कोई भी वस्तु, इसका मास, द्रव्यमान कितना है? 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है, उसको उठाने के लिए आपको जितना बल लगाने की आवश्यकता होती है वो क्या होता है? आपका किलोग्राम फोर्स होता है। या हम लोग कहें 1 ऐसे किलोग्राम फोर्स। सिंपल वे में हम लोग उसको न्यूटन कहते हैं। फोर्स का जो यूनिट है वो क्या होता है? आपका न्यूटन हम लोग कंसीडर करते हैं। However, for measuring small force, the unit is ग्राम फोर्स। और ये जो किलोग्राम के जगह पर अगर हमें कोई छोटी वस्तु है, हल्की वस्तु, उसको उठाना है तो उसके लिए हम लोग क्या काम में लेंगे? ग्राम फोर्स काम में लेते हैं। हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं? किलोग्राम फोर्स के काम में लेते हैं। और इसके लिए हम लोग क्या काम में लेंगे? ग्राम फोर्स। 1 ग्राम फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए मास ऑफ 1 ग्राम वर्टिकली। अब देखिए कोई भी अगर 1 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, 1 ग्राम की कोई वस्तु है, अगर उसको आप वर्टिकली ऐसे होल्ड करें ना तो वो क्या होता है? आपका ग्राम फोर्स होता है। As 1 kilogram mass is equal to 1000 grams, therefore 1 kilogram force is equal to 1000 ग्राम फोर्स। अब देखिए सिंपल सा है कि 1 k is equal to कितना होता है? 1000 ग्राम्स होते हैं। 1 किलो में क्या होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। अब हमारे पास क्या है? 1 kg फोर्स ना, 1 किलोग्राम फोर्स है। यहां पे देखिए ग्राम फोर्स, तो ग्राम फोर्स तो क्या है?
फोर्स तो सेम है दोनों में। यहां पर 1 केजी किसके इक्वल में, 1000 ग्राम के इक्वल में, तो ये हो गया आपका 1000 ग्राम फोर्स। तो 1 किलोग्राम फोर्स किसके इक्वल में होता है, 1000 ग्राम फोर्स के इक्वल में होता है। अगर आपको 1 केजी ऑब्जेक्ट का मास है, कोई भी ऐसी वस्तु इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो 1 केजी का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको में जितना फोर्स आपको रिक्वायर्ड है लिफ्ट करने के लिए, तो वो गया आपका 1 किलोग्राम फोर्स। और ग्राम फोर्स की बात करें तो 1 ग्राम का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, तो उसको लिफ्ट करने के लिए, उसको उठाने के लिए जितना फोर्स चाहिए हमें, वो ग्राम फोर्स होता है। दोनों में रिलेशन है, 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 1000 ग्राम फोर्स। In SI unit, the unit of force is called Newton, which is represented by the symbol N. अब देखिए, ये तो आपका जनरल डिस्क्रिप्शन था। अब आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। देखिए, जो इंटरनेशनल यूनिट है फोर्स का, वो क्या आपका न्यूटन है, और इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एन कहीं भी लिखा हुआ हो किसी भी वैल्यू के साथ, तो आप समझ लेना ये न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फोर्स है। क्या है, फोर्स है। फोर्स का यूनिट क्या होता है आपका, न्यूटन। इट हैज बीन फाउंड दैट 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। और ये देखा गया है कि आपका जो 1 किलोग्राम फोर्स होता है, तो वो किसके इक्वल में होता है, 10 न्यूटन के इक्वल में होता है। आपका 1 केजी फोर्स किसके इक्वल में है, 10 न्यूटन के इक्वल होता है। दोनों में ये रिलेशन है, 1 केजी फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। एक्चुअली 1 केजी फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। अब एक्चुअली में क्या होता है, देखिए हम लोग राउंड फिगर में एस्टिमेट करते हैं, तो ये होता है 9, 10, बाकी हम लोग उसको 9.8 कंसीडर करते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसकी क्लियर कर देता हूं। हमने ऐसे लास्ट से लास्ट क्लास में स्टडी किया था ऑब्जेक्ट का वेट। मैंने कहा था वेट क्या होता है आपका, W इक्वल टू होता है आपका mg। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ऑब्जेक्ट का जो वेट है, वेट W इक्वल टू होता है आपका mg। यहां पर m इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि अर्थ में जो ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन होता है, उसका वैल्यू क्या होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, हमें क्या करना है, वहां पर 1 केजी फोर्स निकालना है। तो 1 केजी फोर्स में मास कितना है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का मास कितना आपका 1 केजी है। इस फॉर्मूला में वैल्यू देखो, W इक्वल टू क्या, m का वैल्यू क्या 1, और g का वैल्यू कितना है 9.8 है। तो ये वैल्यू कितना आएगा 9.8। और वेट क्या है, उस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो 1 न्यूटन, हम लोग कहेंगे 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो एग्जैक्टली हम लोग उसको 1 किलोग्राम फोर्स इसके इक्वल में 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है, लेकिन राउंड फिगर में इसको हम लोग 10 न्यूटन भी एस्टिमेट कर सकते हैं। However, for the sake of convenience, it is taken as 10 न्यूटन। लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम लोग उसको 10 न्यूटन ही कंसीडर करते हैं। Thus, if we have to lift a mass of 1 kg vertically, the force of 10 Newton force is required for lifting mass is equal to 1000 grams। देखिए, अगर हम लोग कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है हमारे पास, जिसका जो मास द्रव्यमान है वो कितना है आपका 1 केजी है। ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1 केजी है। तो अगर हमें उसको लिफ्ट करना है, उसको ऊपर उठाना है, तो हमें उसके लिए कितना फोर्स चाहिए, 10 न्यूटन का फोर्स है, वो जरूरी है। कोई भी वस्तु है, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन अगर उसका मास 1 केजी है, अगर उसका भार हम लोग बात करें, उसका द्रव्यमान अगर 1 केजी है, 1 किलोग्राम उसका द्रव्यमान है, तो उसको उठाने के लिए हमें 10 न्यूटन का जो बल है वो लगाने की आवश्यकता होती है। The force required to lift 100 ग्राम of mass vertically is called Newton। अब देखिए, कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट है इसका मास 100 ग्राम है, मास कितना है 100 ग्राम है,
अब 100 ग्राम मास का कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हमें वर्टिकली लिफ्ट करना है। उसको वर्टिकली अगर हम लोग लिफ्ट करेंगे, उसको ऊर्ध्वाधर उठाएंगे, तो उसमें जो फोर्स होगा वो कितना होगा आपका 1 न्यूटन का। मास कितना होगा 100 ग्राम। कोई भी ऐसी वस्तु इसका द्रव्यमान 100 ग्राम है, 100 ग्राम उसका द्रव्यमान है, और इसको उठाने के लिए हमें जितना बल लगाएंगे तो वो कितना होगा आपका 1 न्यूटन के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड होता है परिमाण, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। देखिए कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट है, या हम लोग कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी भौतिक राशि है, तो उसमें दो चीजें होती हैं। कहीं भी अगर हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसमें दो चीजें होंगी। एटलीस्ट 2 थिंग्स रिक्वायर्ड है, दो चीजें होंगी इसमें। एक तो होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेकंड होता है उसका यूनिट। तो फर्स्ट होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड पार्ट होता है उसका यूनिट। जैसे कहीं भी अगर लिखा जाता है कि कोई अगर आपसे ये पूछे कि मंडावा से झुंझुनू का डिस्टेंस कितना है, या झुंझुनू से जयपुर का डिस्टेंस कितना है, तो हम लोग क्या बताएंगे? सपोज कि हमने कहा 30 किलोमीटर, हमने डिस्टेंस के बारे में बताया, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर। तो यहाँ 30 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और किलोमीटर क्या है? यूनिट है। सपोज कोई स्मॉल ऐसे यूनिट्स हम लोग ले रहे हैं डिस्टेंस के लिए, जैसे कि 2 मीटर, 5 मीटर, तो ये एम लिखा हुआ है, मीटर लिखा है, तो ये तो क्या है? उसका यूनिट है, और ये क्या है? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो कहीं भी कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट है, उसमें फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड, परिमाण। कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसके जो डिस्क्राइब करने के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू काम में ली जाती है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। और साथ में देखिए ये जो फोर्स है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड। डायरेक्शन सदिश, दिशा के सहित। देखिए जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको 2 वे में क्लासिफाई किया गया है। वन होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, और सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज सदिश राशि। अब देखिए कि जो फोर्स है वो क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसलिए इसके साथ में डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी, दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो हम लोग यहाँ पे दो चीजें पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, परिमाण क्या होता है, और साथ में उसकी डायरेक्शन क्या होती है। ए फोर्स कैन बी लार्ज और स्मॉल, कि एक जो बल है वो क्या हो सकता है, अभी ऐसे विशाल हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और या फिर छोटा हो सकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट हाउ लार्ज और स्मॉल इज ए फोर्स। अब कहीं भी अगर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ये रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि फोर्स है वो क्या है, लार्ज है या स्मॉल है, स्मॉल फोर्स या फिर लार्ज फोर्स है, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। द अमाउंट और द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड, कि जो फोर्स है उसका जो अमाउंट है, हम लोग कहेंगे अमाउंट क्या होता है आपका, कि जो भी ऐसे बल है उसकी जो मात्रा है, अमाउंट है, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, इस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स इज जनरली शोन बाय द स्ट्रेट लाइन। अब देखिए अगर कहीं भी अगर फोर्स है, हमें उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग उसको एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि
10 न्यूटन का फोर्स है, एक 5 न्यूटन का फोर्स है। तो देखिए 10 न्यूटन लार्ज फोर्स था, तो इसके लिए हम लोग जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना वो ऐसे लार्ज होगी, और 5 न्यूटन क्या स्मॉल था, इसलिए इसके लिए हम लोग स्मॉल लाइन ड्रॉ करते हैं। The direction, sorry, the length of straight line shows the magnitude of the force. It means greater the length of line, the more is the magnitude. ये आपको ये याद रखना है भी, जो लाइन अगर जितनी बड़ी होगी उसका जो मैग्नीट्यूड है उतना ही बढ़ ज्यादा। The direction of force shown by the placing an arrow head over the line pointing the direction in which the force is acting. साथ में देखिए अब हम लोग यहाँ पे एक एरो साइन लगाएंगे। देखिए अगर एरो साइन जिस भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एरो साइन लगाते हैं। सपोज कि एक हमारे पास बॉक्स है और उस बॉक्स को 2% पुश कर रहे हैं, दो व्यक्ति धक्का दे रहे हैं। अब देखिए 2% है, पुश कर रहे हैं, दो व्यक्ति धक्का दे रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, और ये जो लाइन है ये भी अप्रोक्सीमेटली क्या है, एक जैसी लग रही है। तो हम लोग कहेंगे सेम फोर्स है और सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं। इसके अपोजिट देखिए भी, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति उसको पुश कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको पुल कर रहा है, खींच रहा है। तो ये सपोज कि 10 न्यूटन का फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा है और ये भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो यहां पर देखिए ये जो एरो का जो हेड है किसको बता रहा है, डायरेक्शन को बताएगा, और ये जो लाइन सेगमेंट है ये किसको बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। चाहे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, जैसे कि ये 10 न्यूटन का फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन, ये जो फर्स्ट पर्सन ए है उसको पुश कर रहा है लेफ्ट से राइट की ओर, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है राइट डायरेक्शन में, और ये लगा रहा है जो बी लगा रहा है वो फोर्स लगा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में। तो याद ये रखना है आपको, जो लाइन सेगमेंट है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और जो एरो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो वो किसके अकॉर्डिंग होती है, इस एरो के हेड के अकॉर्डिंग होती है। एरो का जो हेड है वो डायरेक्शन को बताता है और जो लाइन सेगमेंट है एरो के साथ में वो किसको बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। नेक्स्ट देखिए एडिशन ऑफ फोर्सेस, कि जो फोर्स है उसको ऐड कैसे करते हैं, उसका ऐसे योग कैसे करते हैं। देखिए ऐसे में हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए सपोज कि एक बॉक्स है, उसमें बहुत सारे ऐसे ज्वेलरी है और एक व्यक्ति उसको पुश कर रहा है कि सपोज उसमें गोल्ड फील्ड है, सोना भरा हुआ है। अब हमारे पास 3% है, ए बी एंड सी, तीनों ऐसे इक्वली पावरफुल है और ईच पर्सन 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब सोचिए कि जो हमारा जो बॉक्स है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव होगा। ये आपका लेफ्ट है और ये राइट है। तो डायरेक्शन देखिए आप, ए और बी है, सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति का जो फोर्स है वो कितना है, 50 न्यूटन का है। तो ए प्लस बी हो जाएगा 50 प्लस 50, कितना लगाया इन्होंने, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सी देखिए, सी उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा है, विपरीत दिशा में ले जा रहा है, तो सी की कितना फोर्स लगाया, 50 न्यूटन का लगाया। अब देखिए वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है ना फोर्स, इसलिए हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 100 माइनस 50, ये हो गया आपका 50 न्यूटन। अब देखिए यहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 50 न्यूटन का फोर्स ही है, और वो कौन सी डायरेक्शन में, राइट साइड में। हम लोग कहेंगे कि वो वेस्ट की ओर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जो बॉक्स है वो मूवमेंट करेगा वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर जाएगा, और उससे जो अप्लाइड फोर्स वो कितना होगा, 50 न्यूटन का। अब सपोज कि सी पर्सन के साथ में एक डी पर्सन और आ जाए और उसका भी ऐसे फोर्स कितना है, 50 न्यूटन का। अब मूवमेंट देखिए भी, ए और बी है वो अप्लाई कर रहे हैं
वेस्ट की ओर, और सी और डी है वो ऐसे अप्लाई कर रहे हैं ईस्ट की ओर। सी प्लस डी कितना हो गया भाई आपका 50 प्लस 50, ये भी कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। अब मोमेंट देखिए आप, 100 न्यूटन माइनस 100 न्यूटन, ए और बी का फोर्स भी 100 है, सी और डी का फोर्स भी कितना है आपका 100 न्यूटन है, तो नेट मोमेंट कितना होगा 0 न्यूटन आएगा इसमें फोर्स, तो मोमेंट होगा 0। आपको ये याद रखना है, हम लोग कहीं भी अगर फोर्स ऐड करते हैं तो इसमें हम लोग नेट फोर्स का हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं। कहीं भी अगर ऐसे मोर देन वन फोर्स अप्लाई होगा, एक से ज्यादा अगर हम कहीं भी बल लग रहे होते हैं तो वहां पे हम लोग नेट फोर्स है वो अप्लाई करते हैं। इसमें सेम डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होते हैं वो ऐड होते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसा कि यहां पर हमने किया। लेट्स स्टार्ट द क्लास। Suppose a boy trying to pull a cart off by applying a force of 200 Newton is unable to move it। भी हम लोग ये सपोज कर मान रहे कि ऐसे जो कार्ट है, एक गाड़ी है जिसको एक लड़का खींचने की कोशिश कर रहा है, और उसपे वो 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो उसको हिला नहीं पा रहा है। नाउ लेट अनदर बॉय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन अलोंग विद द फर्स्ट बॉय इन द सेम डायरेक्शन। अब हम लोग ये कर रहे हैं कि दूसरा लड़का और आ गया, और वो भी वहां पर क्या कर रहा है 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। पहले जो ऐसे फर्स्ट पर्सन था ना, ए जो ऐसे उससे फोर्स लगा रहा था वो कितना था आपका 200 न्यूटन का है, और जो बी है उसने आकर कितना फोर्स लगाया 100 न्यूटन का है, लेकिन साथ में सेम डायरेक्शन में उसी दिशा में वो उसको खींच रहा है। It will be seen that cart will start moving and cart will move faster। कि जैसे ही देखिए वो 100 न्यूटन का फोर्स और लगा देगा तो क्या होगा, कार्ट ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगी, या हम लोग कहेंगे कार्ट गाड़ी वो फास्टली मूव करेगी, तेजी से गति करती है। द रीजन इज दैट two forces applied in the same direction get added and produce a large resultant force, net force। कि इसके पीछे कारण ये है कि सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होने के कारण से, सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होने के कारण से क्या होगा, फोर्स ऐड हो जाएंगे, और जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका हम लोग जो नेट फोर्स है वो बढ़ जाएगा। तो यहां पर रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया अभी 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300 न्यूटन फोर्स वहां पर अप्लाई किया जा रहा है। रिजल्टेंट फोर्स 200 प्लस 100 300 न्यूटन फोर्स वहां पर अप्लाई किया जाए। तो बस आपको ये ध्यान रखना है सिंपल वे में कि अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स ऐड होंगे और अपोजिट डायरेक्शन वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सेम डायरेक्शन में फोर्स हमेशा ऐड होंगे और अपोजिट में क्या होंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करने वाले हैं।